Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 11.7 द बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इन द 14th century टू पावरफुल किंगडम अरोज इन साउथ इंडिया। 14वीं सदी में दक्षिण भारत में दो बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों का उद्भव हुआ। One was the Bahmani Sultanate and the second kingdom was the Vijayanagar Empire that ruled for 300 years. एक था बहमनी सल्तनत और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य जिसने 300 वर्षों तक शासन किया था। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ बहमनी सल्तनत एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स। इस भाग में हम बहमनी सल्तनत के इतिहास और उसकी प्रशासनिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। द डेक्कन रीजन was a part of the provincial administration of the Delhi Sultanate. दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन के भाग था। In order to establish a stable administration in the Deccan, Muhammad bin Tughlaq appointed Amiran-e-Sada, Sada Amir, who were the administrative heads of 100 villages. दक्कन में स्थिर प्रशासन स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरन-ए-सदा सदा अमीर नियुक्त किए जो 100 गांव के मुखिया होते थे। From 1337, the conflict between the officers in Deccan and Delhi Sultanate accelerated. 1337 के बाद से दक्कन के अधिकारियों और दक्कन की सल्तनत में संघर्ष बहुत बढ़ गए थे। This led to the establishment of an independent state in the Deccan in 1347 with the capital at गुलबर्ग in आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप 1347 में दक्कन में आंध्र प्रदेश की राजधानी गुलबर्ग के साथ एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। Its founder हरन कांगू assumed the title of Alauddin Hassan Bahman Shah as he traced his descent from the mythical hero of Iran. Bahman Shah and the kingdom was named after him, the Bahmani Sultanate. इसके संस्थापक हरम कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की क्योंकि वे अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे और उसी के नाम पर अपने साम्राज्य का नाम उन्होंने बहमनी सल्तनत रखा। After Muhammad bin Tughlaq, there were no attempts by the Delhi Sultanate to control the Deccan region. Therefore, the Bahmani sultans, without any checks, annexed the kingdom. One of the important acquisition was the control over Dabhol, an important port on the west coast. अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्कन क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सल्तनत द्वारा कोई भी कोशिश नहीं की गई। इसलिए बहमनी सुल्तान ने बिना किसी की दखल अंदाजी के अपने साम्राज्य में नए क्षेत्र जोड़े। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिग्रहण था दभोल पर नियंत्रण पाना जो पश्चिमी समुद्र तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आगे देखिए अंडर बहमन शाह and his son Muhammad Shah, the administrative system was well organized. अब देखिए बहमन शाह और उसके पुत्र मोहम्मद शाह के अधीन प्रशासनिक पद्धति बहुत ही व्यवस्थित थी। The kingdom was divided into 4 administrative units called तरफ और province. साम्राज्य को 4 प्रशासकीय इकाई में बांटा गया था जिन्हें तरफ या प्रांत कहते थे। These provinces were दौलताबाद, बिदर, बेरार एंड गुलबर्ग। ये प्रांत थे
दौलताबाद, बिदर, बरार और गुलबर्ग. Muhammad I defeated the Vijayanagar kingdom and consequently Golconda was annexed to Bahmani kingdom. मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को हराया और उसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा को बहमनी साम्राज्य में शामिल कर दिया. Every province was under a तरफदार who was called a सूबेदार. अब देखिए, हर प्रांत एक तरफदार के अधीन था जिसे सूबेदार कहते थे. Some land was converted into खलीशा land from the jurisdiction of the तरफदार. तरफदारों के अधिकार में से जमीन के कुछ हिस्से को खालिस जमीन के रूप में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया. Khalis land was that piece of land which was used to run expenses of the king and the royal household. Further, the services and the salary of every noble was fixed. अब देखिए, खालिस जमीन का वह टुकड़ा होता था जिसका इस्तेमाल राजा या उसके शाही घर बार के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था. इसके अतिरिक्त हर कुलीन के काम और वेतन निश्चित थे. Those noble who kept 500 horses were given 10 lakh hunds annually. जिन कुलीनों के पास 500 घोड़े होते थे उन्हें 10 लाख हुण वार्षिक दिए जाते थे. If short of these stipulated troops, the tarafdar would have to reimburse the amount to the central government. यदि निर्धारित टुकड़ियों से कम टुकड़ियां होती थीं तो तरफदारों को केंद्रीय सरकार को इस धन की पूर्ति करनी पड़ती थी. आगे देखिए, nobles used to get their salary either in cash or in form of grant of land or jagir. Bahmani ruler depended for military support on his amirs. कुलीनों को अपना वेतन नगद या भूमि या जागीर के रूप में मिलता था. बहमनी शासक सैनिक सहायता के लिए अपने अमीरों पर निर्भर होते थे. There were two groups in the ranks of amirs. One was the Deccanese, who were immigrant Muslims and had been staying for a long time in the Deccan region. अब देखिए, बोल रहा है अमीरों की श्रेणियों में दो समूह होते थे. एक समूह था दक्कनी लोगों का जो अप्रवासी मुस्लिम थे, इमिग्रेंट्स थे और बहुत लंबे समय से डेक्कन प्रदेश में रह रहे थे, वहाँ के निवासी बन गए थे. द अदर ग्रुप्स वॉज अफाकुस और परदेसीज who had recently come from Central Asia, Iran and Iraq and had settled in the Deccan region recently. दूसरा समूह अफ्कियों या परदेसियों का था जो हाल में ही मध्य एशिया, ईरान और इराक से आए थे और कुछ समय पहले ही दक्कन क्षेत्र में बसे थे. Between both these groups, there was always tension to appropriate better administrative positions. अब देखिए, इन दोनों समूहों में हमेशा बेहतर प्रशासनिक स्थिति हासिल करने के लिए आपस में तनाव बना रहता था. Because of their feuds, the stability of Bahmani Sultanate was affected. For the first time in India, both these kingdoms used gunpowder in the warfare. The Bahmani were already familiar with the use of firearms. They employed Turkish and Portuguese experts to train the soldiers in the latest weaponry of warfare. अब देखिए, इनके आपसी कलह का असर बहमनी सल्तनत की स्थिरता पर भी पड़ा. भारत में पहली बार इन दोनों साम्राज्यों ने युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया. बहमनी पहले से ही आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग जानते थे. फायर आर्म्स कैसे यूज करना है उनको पता था. उन्होंने सिपाहियों को आधुनिक अस्त्रों
और युद्ध कौशल के प्रशिक्षण के लिए तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों की नियुक्ति की। आगे देखिए। One of the most important personalities in the Bahmani kingdom was Mahmud Gawan. बहमनी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था महमूद गवां। महमूद गवान्स अर्ली लाइफ इज ऑब्सक्योर। महमूद गवां के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। He was an Iranian by birth and first reached Deccan as a trader. वह जन्म से ईरानी था और दक्कन में पहले एक व्यापारी के रूप में आया। He was granted the title of Chief of the Merchants or Malik ut-Tujjar by the Bahmani ruler हुमायूं शाह। बहमनी शासक हुमायूं शाह ने उसे सौदागरों के मुखिया या मालिक उत-तुज्जार की उपाधि प्रदान की। The sudden death of Humayun led the coronation of his minor son Ahmad III. हुमायूं की अचानक मृत्यु की वजह से उसके छोटे बेटे अहमद तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। A regency council was set for the administration and Mahmud Gawan was its important member. प्रशासन के कार्यों के लिए एक दरबारी परिषद बनाया गया और महमूद गवाह उस परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य था। He was made वजीर or the prime minister and was given the title of ख्वाजू-ए-जहां। उसे वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया और ख्वाजू-ए-जहां की उपाधि दी गई। The history of Bahmani kingdom after this period is actually the record of the achievements of Mahmud Gawan. अब देखिए, बोल रहा है इस अवधि के बाद का बहमनी साम्राज्य का इतिहास असल में महमूद गवां की उपलब्धियों का दस्तावेज है। Despite of being an Afaki, he was liberal and wanted a compromise between the Afakis and the Deccanese. खुद एक अफाकी होने के बावजूद वह बहुत उदार था और अफाकियों और दक्कनियों में समझौता करवाना चाहता था। He controlled the kingdom in an efficient manner and provided it stability. उसने बहुत ही कुशलता से साम्राज्य को नियंत्रित किया और इसे स्थिरता प्रदान की। गवां conquered the विजयनगर territories up to कांची। गवां ने कांची तक विजयनगर के सभी प्रदेशों को जीत लिया। On the western coast, Goa and Dabhol were conquered. पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा और दभोल को भी जीत लिया। Losing these important ports was a great loss for Vijayanagar. Bahmani strengthened its trading relations with Iran and Iraq after gaining control over Goa and Dabhol. इन प्रमुख बंदरगाहों को खोना विजयनगर के लिए भारी नुकसानदेह साबित हुआ। गोवा और दभोल पर नियंत्रण पाने के बाद बहमनी ने ईरान और इराक के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए। आगे देखिए। Gawa carried out many internal reforms and attempted to put an end to the strife in the nobility. गवा ने अनेक आंतरिक सुधार किए और कुलीनों में परस्पर हो रही लड़ाइयों को खत्म करने का प्रयास किया। In order to curb the military power of the Tarafdar, Gawa ordered that only one fort of each province was to be under the direct control of the provincial Tarafdar. गवा ने आदेश जारी किया कि प्रांतीय तरफदार के सीधे नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही किला तरफदार के अधीन रहेगा ताकि उनकी सैनिक शक्ति को कम किया जा सके। The remaining forts of the province were placed under a किलादार and a commander of the forts. प्रांत के बाकी किलों के
किलादार या कमांडर के अधीन रखा गया। द किलादार वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किलादार की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी। However, soon after his death, the governors declared their independence and the Bahmani kingdom broke up. अब देखिए, परंतु उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सूबेदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और बहमनी साम्राज्य बिखर गया। In the 15th and the 16th century, some amirs in Bidar, Ahmednagar, Golconda, and Bijapur and Berar established independent sultanates of their own and formed new states. अब देखिए, 15वीं और 16वीं सदी में कुछ अमीरों ने बिदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर व बरार में अपनी निजी स्वतंत्र सल्तनत स्थापित कर ली और इस प्रकार नए प्रदेशों का उदय हुआ। These were the Nizam Shahis of Ahmednagar, the Adil Shahis of Bijapur, the Qutub Shahis of Golconda, and the Imad Shahis of Berar, and the Barid Shahis of Bidar. अब देखिए, ये लोग कौन थे? बोल रहा है, यह सल्तनत थी अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बरार की इमद शाही और बीदर की बरिद शाही। They formed a league of states and strengthened them by matrimonial alliances. इन सब ने मिलकर प्रदेशों का संगठन बना लिया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसे और मजबूत कर दिया। They maintained the traditional rivalry with the विजयनगर rulers. इन्होंने विजयनगर के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी कायम रखी। गोलकुंडा and Bijapur entered into matrimonial alliances and led the battle of Tilkota against Vijayanagar. They finally succumbed to the Mughal armies. गोलकुंडा और बीजपुर ने आपस में वैवाहिक संबंध बनाए और उन्होंने विजयनगर के खिलाफ तालीकोट की लड़ाई की अगुवाई की। अंत में इन्होंने मुगल सेनाओं के समक्ष हार मान ली।